बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और अभी से सही प्रिपरेशन स्टार्ट करके आप अपने मार्क्स को इजीली सिक्योर कर सकते हैं। सो हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आज से स्टार्ट हो रहा है साइंस का फ्री यूट्यूब बैच, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन अभी से शुरू करो और अपने परसेंटेज को टॉप पर ले जाओ। हमारी पहली क्लास है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए और कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर बनाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। सो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ सक्सेस टुगेदर और इस साल अपने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप परसेंटेज सिक्योर करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है, जैसा कि आप सबको पता है, और आज है हमारा डे 1। ठीक है, डे 1 सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो पहले इस टर्म को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, ये टॉपिक समझने के बाद फिर हम एनसीईआरटी पे जाएंगे और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन भी समझेंगे। तो आज इस वीडियो में सारा क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाने वाला है, सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आई होप। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स बोलते हैं, चेंज हो जाता है न्यू सब्सटेंस। जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या करता है, चेंज हो जाता है एक न्यू सब्सटेंस में, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब व्हेन वन और मोर सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, रिएक्ट एंड चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और केमिस्ट्री में जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद क्या बना देगा? MgO विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट किया, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है? MgO बना देता है। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और जो Mg+O2 रिएक्ट कर रहा था, ये क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, आगे हम ये भी समझेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। फिलहाल डेफिनेशन समझते हैं केमिकल रिएक्शन का, कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करता है एक साथ और एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन हम कैसे समझेंगे? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है उस दौरान क्या क्या होता है? पहले तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो क्या बना रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नया सब्सटेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एकदम ही नया सब्सटेंस है, तो नया सब्सटेंस बनेगा। फिर दूसरा क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएगा उसका। और उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है? या तो हीट रिलीज़ होगा उस रिएक्शन में, या तो हीट एब्जॉर्ब होगा उस रिएक्शन में, लाइट रिलीज़ होगा, साउंड रिलीज़ होगा। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। क्या? नया सब्सटेंस बनता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, हीट, लाइट और साउंड रिलीज़ भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी मैंने बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो रहा है? नया सब्सटेंस बन रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एकदम ही नया सब्सटेंस है। और जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, ये मैग्नीशियम अलग ही चीज़ है, ये मेटल है। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीजन है, गैस फॉर्म में होता है। और ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अलग ही प्रॉपर्टीज़ बना लेता है। ठीक है, और इसके दौरान हीट भी रिलीज़ होता है। हम देखेंगे कैसे हीट रिलीज़ होता है जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली केमिकल रिएक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़ता है और एक नया सब्सटेंस बना लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होगा केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स? फिर से वही बात हो जाएगी क्या, कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट चेंज करने का मतलब हो सकता है वो जब रिएक्ट कर रहा था तो वो सॉलिड स्टेट में हो और रिएक्शन के बाद वो गैसियस स्टेट में आ जाए, हो सकता है। ठीक है, तो स्टेट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है? वाटर बनाता है। आई होप आप सबको ये चीज़ पता होगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? वाटर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये गैस है, ऑक्सीजन है ये भी क्या है? गैस है। और जब H2O बनता है जो कि वाटर है, ये क्या है? एक लिक्विड है। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, ये गैसियस स्टेट में था, और जब ये नया प्रोडक्ट बना तो ये कौन सा स्टेट में आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। तो चेंज इन स्टेट हो सकता है। दूसरा क्या होता है? कलर में चेंजेस हो सकता है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसा पढ़ेंगे जिसमें कलर का चेंजेस आएगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, मतलब गैस रिलीज होता है। अब यहाँ यहीं पे जो एग्जांपल दिया हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 बनाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस भी बनता है जो कि रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इसको बोलते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, आप अभी बहुत सारा रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे जब दो रिएक्शन हो रहा है, जैसे Mg+O2 का ही एग्जांपल फिर से लेते हैं। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं और जिस बीकर में हम ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं वो बीकर जो है हीट गर्म हो जाता है, वो बीकर क्या होता है? वार्म हो जाता है। वार्म हो जाता है इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर रिलीज हो रहा है। तो टेम्परेचर रिलीज होने की वजह से क्या हो रहा है? वो बीकर क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक इनसॉल्युबल सॉलिड होगा जो कि घुलेगा नहीं,
ठीक है, वाटर में वो घुलेगा नहीं। वैसे वो चीज़ जब रिएक्शन के दौरान ऐसा चीज़ बन जाए जो वाटर में नहीं घुलता है, ठीक है, उसका एग्जांपल हम लोग लेंगे तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। और प्रेसिपिटेट जो भी होता है उसका एरो डाउनवर्ड होता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ तो जो इवोल्यूशन का जो एरो होता है वो अपवर्ड होता है ऐसे। तो जब प्रेसिपिटेट बन रहा होगा उसके ब्रैकेट में ऐसा दिया होगा, डाउनवर्ड एरो से शो किया गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शन है क्या, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन समझ आ गया, अब केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन ऐसे दिया हुआ है कि अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स। जैसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम है, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दो। अब ये मैग्नीशियम जो बोला मैंने, उसको मैग्नीशियम ना लिख करके MAGNESIUM मैग्नीशियम ना लिख करके क्या लिखना है, Mg लिखना है, ठीक है। तो ये सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ऑक्सीजन ना लिख करके O2 लिखा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना लिख करके MgO लिखा। तो ये जो सिंबल के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला भी बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, सिंबल एंड फार्मूला के रूप में। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, केमिकल फार्मूला MgO होगा। तो सिंबल और फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया, लिखा, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या होता है, एक वर्ड इक्वेशन होता है, जैसे कि हमने समझ लिया कि मैग्नीशियम लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है, तो ये वर्ड वाला इक्वेशन हो गया। लेकिन जब इसी पे हम लोग बैलेंस इक्वेशन मतलब सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अभी समझ लीजिए, क्योंकि ये क्लास 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दे दिया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है मास ना तो ऐड होगा ना इसमें से मास क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। मतलब जैसे यहाँ पे Mg लिया तो Mg का कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। आई होप आप सबको पता होगा कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ये सारा आपने क्लास 9th में पढ़ लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम का पहले जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो 2 Mg है, मतलब मैग्नीशियम का 2 एलिमेंट है, ठीक है। और रिएक्शन के बाद भी मैग्नीशियम, भले ही मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग प्रोडक्ट है, लेकिन मैग्नीशियम एलिमेंट अगर हम देखें तो ये 2 ही है, ठीक है। तो ये जो है एलिमेंट ना नया ऐड होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, जितना है उतना ही रहेगा आफ्टर द रिएक्शन और बिफोर द रिएक्शन, ठीक है। तो मास भी उतना ही रहेगा। मास भी आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि H2 है प्लस O2 है, तो H2 का क्या होता है, मास 1 होता है, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, तो 16 × 32 होता है, ठीक है। तो रिएक्शन के पहले जो मास होगा वो और रिएक्शन के बाद जो मास होगा वो दोनों सेम होगा, भले ही कोई सा भी नया कंपाउंड बन जाए, ठीक है। तो ये बोला गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। ये हम लोग केमिकल बैलेंस जब कर रहे होंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन समझ रहे होंगे तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बैलेंस। अब आ ही गया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल बोथ साइड। क्या बोला गया कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, जैसे कि आयरन है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बना रहा है उस टाइम पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी, ये जो राइट हैंड साइड में होता है इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको, राइट हैंड साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में जितना एलिमेंट होगा, जो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, अगर आयरन इधर 3 है तो इधर भी आयरन 3 ही होगा। अगर इधर हाइड्रोजन 8 है, 4 2 8 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 2 8 ही होगा, ठीक है। कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन गायब हो गया रिएक्शन के दौरान और यहाँ पे 7 हाइड्रोजन ही बचा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यही बोला गया कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल बोथ साइड, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं अब इक्वल है या नहीं है, इसको हम लोग कैसे देख लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एलिमेंट का नेम लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे LHS लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट का नंबर कितना है, और RHS लिखिए यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट में यहाँ पे आयरन है, तो आयरन कितना है, इधर 3 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट जो है 3 है, तो इधर 3 हो जाएगा। इधर आयरन कितना है, इधर आयरन जो है Fe3, इधर भी 3 है, Fe3। ये सब स्क्रिप्ट में जो है उसको ऐड करते हैं तो वो 3 है, और यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। समझ लेते हैं पहले, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं, ये जो 3 है कोफिशिएंट है, और ये सब स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये सब स्क्रिप्ट है। तो कोफिशिएंट में जो भी चीज़ होता है वो सब स्क्रिप्ट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और तब हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 आयरन है तो यहाँ पे 3 आयरन लिख देंगे, ठीक है, 3 आयरन। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, कोफिशिएंट में 4 है, सब स्क्रिप्ट में कितना है, यहाँ पे नीचे में कितना है, 2 है, तो 4 × 2 कर देंगे तो विच इज़ 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन के बाद भी हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 8 है। और इधर भी आप देखें ध्यान से तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 8 ही है, 4 2 8। ऑक्सीजन का नंबर देखें तो ऑक्सीजन में कितना है, सब स्क्रिप्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो 4 ही होगा, तो ऑक्सीजन कितना है, 4 होगा। और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4 ही है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन में बिफोर द रिएक्शन एलिमेंट नंबर उतना ही है,
और इधर भी एलिमेंट नंबर उतना ही, ठीक है। इसको और डिटेल से समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने का स्टेप्स क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा जो एग्जाम्पल था यहाँ पर वो था बैलेंस, ऑलरेडी था क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था, ये ऑलरेडी बैलेंस था, ठीक है। इसमें हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर बैलेंस ना हो, लेकिन क्या हो, अगर बैलेंस ना हो तो फिर हम लोग कैसे स्टेप्स फॉलो करते हुए उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ये हमें समझना है, ठीक है। तो समझते हैं। सबसे पहले क्या है, इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखिए तो Fe प्लस H2O विच इज़ वाटर, इसको आयरन बोलते हैं, ये H2O वाटर होता है। ये जब रिएक्शन रिएक्ट करता है तो Fe3O4 बनाता है। अब Fe3O4 का नाम क्या है, जैसे इसका नाम वाटर है तो इसका नाम क्या है, इसका जो कॉमन नेम है ना मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, मैग्नेटाइट। और इसको फेरस या फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये समझेंगे कि क्या है, फेरस है या फेरिक है, तो अभी वो नहीं समझते, अभी ये समझते हैं कि इस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने का मतलब कि ये इक्वेशन ज़रूर क्या है, अनबैलेंस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये जो है इसको बोलते हैं, एरो के इस साइड जो होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एरो के इस साइड जो होता है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइज और प्रोडक्ट साइड में जो केमिकल जो एलिमेंट का नंबर है वो सेम नहीं है अगर, तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आयरन जो है, आयरन कितना है 1 है, इधर जो है आयरन कितना है 3 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन क्या है 4 है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 4 है, इधर 1 है, तो ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राइट द एस्केलेटर ऑफ इक्वेशन, मतलब कि सबसे पहले तो आप एस्केलेटर लिखिए और आप बताइए कि क्या ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो अगर अनबैलेंस्ड है तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में करेंगे ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। पहले एलिमेंट देखिए कौन कौन सा एलिमेंट रिएक्टेंट मतलब पार्टिसिपेट है, तो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड विच इज ऑल्सो, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, प्रोडक्ट साइड जिसको हम लोग राइट हैंड साइड बोलते हैं। इधर आयरन का जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है 1 है, हमने देखा अभी। हाइड्रोजन क्या है 2 है और ऑक्सीजन क्या है 1 है। प्रोडक्ट साइड में हमने देखा कि आयरन जो है वो 3 है क्योंकि Fe3O2 O4 बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन का क्या था 3 था, हाइड्रोजन का क्या था 2 था और ऑक्सीजन क्या था 4 था। तो दोनों तरफ आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो है बैलेंस्ड नहीं है, क्या है, बैलेंस नहीं है। इसका मतलब अब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर देखेंगे दोनों साइड जो है केमिकल एलिमेंट जो नंबर है वो सेम है या नहीं है। सेम नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड स्टेप होगा हमारा 1 एलिमेंट एट टाइम। पहले क्या करना है, किसी एक एलिमेंट को लेना है आपको और उसको बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि सबको साथ में कर रहा है, तो कोई एक सा एलिमेंट लीजिए, जैसे कि आयरन है तो आयरन ले लीजिए, आयरन इधर 3 है तो इसके आगे 3 लगा दीजिए, ऐसे बैलेंस करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करें, ईजी बनाने के लिए स्टार्ट विद द एलिमेंट दैट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है। तो हमने देखा जो ऑक्सीजन था वो 4 था लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को ही क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 4 है, इधर क्या है 4 है ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 बनाने के लिए इसके आगे 4 रख देंगे, H2O के आगे क्या रख देंगे 4 रख देंगे। H2O के आगे जैसे ही 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हमारा इस साइड 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, H2 के आगे 4 रख देना है। अब यहाँ पे 4 रखने के बाद हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन इधर भी 4 इधर भी 4, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, इधर हाइड्रोजन का नंबर जो हो गया वो हो गया हमारा 8, 4 2 8, ठीक है। हालांकि जो लेफ्ट साइड था हाइड्रोजन कितना था, सिर्फ 2 था, हाइड्रोजन कितना था, सिर्फ 2 था लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अब क्या हो गया 8 हो गया, अब क्या हो गया 8 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, राइट साइड भी क्या करना है हमको, इसको 4 बनाना है, तभी तो इसको 8 बनाना है, तभी तो ये बैलेंस होगा, हाइड्रोजन बैलेंस होगा। अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। जब जैसे ही 4 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन का जो नंबर है एलिमेंट नंबर वो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इधर भी 8 इधर भी 8 हाइड्रोजन। जब यहाँ पे हम 4 लगा देंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे 4 लगा दिया। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब करना है किसको, आयरन को बैलेंस करना है। तो आयरन इधर 3 है, तो इधर क्या करना है हमें, कभी भी चेंजेस जो है ये याद रखना है कि कभी भी चेंजेस जो होता है वो कोफिशिएंट में होता है, यहाँ पर होता है, इस एरिया में होगा चेंजेस। कभी भी आप सब स्क्रिप्ट को, इसको 2 को 4 को 3 को चेंज नहीं कर सकते। तो जो हमें चेंजेस लाना है हम कोफिशिएंट में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो आयरन इधर 3 है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 3 लिख देंगे, Fe के आगे 3 लिख देंगे। अब फाइनल जो हमारा इक्वेशन बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, देखिए 3Fe + 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 H2O, ठीक है, H4H2O। तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल बन गया,
टू बैलेंस पुट 3 इन फ्रंट ऑफ Fe, ये हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए स्टेप 6 क्या करना है आपको, स्टेप 6 करना है कि चेक द फाइनल इक्वेशन। अब फाइनल इक्वेशन को फिर से एलिमेंट लिखिए, फिर से LHS RHS लिखिए, ठीक है। और आपने जो ये इक्वेशन आप फाइनली लिखा है, इस इक्वेशन में मिलाइए कि आयरन क्या 3 है, तो हाँ 3 है, इस साइड भी आयरन क्या 3 है, हाँ 3 है, हाइड्रोजन 8 है, इधर भी और इधर भी 8 है, और उसके बाद ऑक्सीजन क्या है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो क्या दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गया। अगर सेम आ गया तो इसका मतलब आपका जो इक्वेशन था वो बैलेंस्ड हो चुका है। अब फाइनली ये इक्वेशन आपका क्या हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है। तो ये तरीका है आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, अगर कोई केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस फॉर्म में ना दिया गया हो, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर लिखना है, सबसे पहले क्या करना है आपको स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, सब नंबर 2 में काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड में आपको क्या करना है, एलिमेंट को काउंट करना है, LHS साइड भी प्रोडक्ट साइड भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, नंबर 3 में बैलेंस 1 एलिमेंट एट अ टाइम, एक टाइम में आप एक ही एलिमेंट को बैलेंस कीजिए, ये इंश्योर करना है आपको। स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट विद द एलिमेंट दैट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 में बैलेंस द नेक्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। अब जैसे हमने इस इक्वेशन में वैसे बहुत सारे इक्वेशन आएगा, लेकिन इस इक्वेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन था सबसे लार्जेस्ट एटम, नंबर ऑफ एटम। उसके बाद जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो कौन सा बन गया, हाइड्रोजन बन गया लार्जेस्ट, तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया हमने। उसके बाद फिर किसको किया, आयरन को किया। आयरन को करने के बाद जब तीन एलिमेंट ही थे इसमें, तो तीनों एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद फिर हमने चेक किया कि फाइनल इक्वेशन में क्या बैलेंस सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एलिमेंट लिखा, LHS RHS लिखा, आयरन लिखा, और उसके बाद बैलेंस किया। तो यहाँ पे हमें दिखा क्या, यहाँ पे कंप्लीट बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल स्ट्रक्चर लिख देंगे, ये केमिकल इक्वेशन लिख देंगे और ये हमारा एकदम सही होगा। तो ये हो गया, ये फॉलो कर रहा है हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पे केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं Fe। तो क्या ये जो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन जब भी आप लिखिए तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। और कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो लेफ्ट साइड है, जो रिएक्टेंट के साइड में मास है, उतना ही मास प्रोडक्ट के साइड में भी होगा। बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन द मास विल बी सेम ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो आयरन क्या है, आयरन एक ही है, तो इधर आयरन का क्या हो जाएगा, आयरन जो है एक ही है, ठीक है। तो इधर जो आयरन का मास है वो क्या है, 56 है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है आयरन का, और आयरन का जो मास होता है वो क्या होता है, 56 होता है। आई होप आपको आयरन का मास पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का जो है मास याद करिए। वैसे 1 to 20 तो आपको याद होना ही चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक जितने भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे का जो है 1 से 20 तक। कैल्शियम तो आपको हाइड्रोजन से कैल्शियम तक तो एटॉमिक मास याद ही होना चाहिए, आपने याद भी किया होगा आई होप। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये सब का आप जो है मास जो है वो याद रखिए, मास नंबर की मास कितना है, ठीक है, एटॉमिक मास कितना है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। अगर नहीं हो रहा है तो गलत इक्वेशन है, ठीक है, तब हम उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे जो आयरन है वो एक ही है, और एक आयरन का मास क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इस साइड जो आयरन का मास है वो क्या है, 56 है, प्लस वाटर का जो मास होता है वो 18 होता है। ये सब निकालना मैं किसी और क्लास में सिखा दूंगी कि वाटर का ये मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इस चैप्टर को समझते हैं। तो आयरन 56 है और वाटर का मास होता है क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। तो 18 + 56 जो होता है, इधर मास कितना हो जाएगा, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14, 1 और 7 मतलब 74 हो जाएगा। तो जो इधर टोटल मास है आपका एलिमेंट का वो 74 है। वहीं पे इधर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 74 से ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि 3 × 56 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आयरन है और 3 आयरन का हर एक आयरन का मास जो है वो 56 है। तो 3 आयरन का क्या हो जाएगा, 3 आयरन का हो जाएगा 3 × 56, तो वो ऐड करके तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो इधर 74 ही है और इधर क्या है, मोर देन 74 है मास जो है। तो इसका मतलब क्या है, ये केमिकल इक्वेशन जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे और जब ये दोनों तरफ जो है मास सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, सही इक्वेशन है हमारा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को क्यों ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन दिया गया है वो इतना ही दिया गया है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर आता है नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। इतना दिया गया। एक्सोथर्मिक जो है अलग से नहीं दिया गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही एक्सोथर्मिक को भी एक्सप्लेन कर दिया गया। पहले वो हम लोग एनसीईआरटी में भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं एनसीईआरटी में, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में चलेंगे। तो
लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे और सभी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो टर्म आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। और भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है, जैसे कि क्या होता है, कुछ मैंने अपनी तरफ से भी ऐड किया है। तो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये तो है ही एनसीईआरटी में। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है। नंबर 3 में डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ये सारा आता है, ठीक है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक। उसके बाद नंबर 4 में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, नंबर 5 में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। उसी में आ जाता है प्रेसिपिटेट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे, ताकि हमारा सारा कंसेप्ट, सारा टर्म जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और एक और टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये 2 टर्म होता है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद नंबर 7 में हम लोग कंबशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन उसके बाद पढ़ेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा वो सब टॉपिक से एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया, ठीक है, कैसे समझाया गया। तो जो हमारा सबसे पहला रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्टेंट समझ गए, वो क्या होता है, रिएक्टेंट है ना, ऐसा एलिमेंट, ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। और रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, आई होप आप सबका क्लियर होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर 2 सब्सटेंस है, दोनों एक साथ कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा और एक सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या है, 2 है, ठीक है, दो सब्सटेंस है। ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में देखते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या दिया हुआ था, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया गया है सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो समझाया गया, जो आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है केमिकल रिएक्शन। पहले तो बोला गया कि आप कंसीडर कीजिए अपने डेली लाइफ में जो सिचुएशन होता है उसको कंसीडर कीजिए और उसके बारे में सोचिए कि ये क्या है, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो क्या थिंक करना है, मिल्क, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, पहला चीज़ दिया हुआ है कि मिल्क इज़ लेफ्ट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब गर्मियों में मिल्क को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, दूध फट जाता है, आप लोग को पता होगा। तो दूध का फटना ये क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन। तो ये आपके डेली लाइफ में हो रहा है, तो आपको समझना है कि ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी पूरा ही चेंज हो जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। वो फटे हुए दूध से, मिल्क से फिर वो दूध मिल्क नहीं बन सकता, ठीक है। तो दूसरा क्या है, एन आयरन, जो तवा होता है, जो जिस पे रोटी हम लोग बनाते हैं, जो पैन होता है, जो नेल होता है, काठी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड क्या होता है, जो एयर होता है वो थोड़ा तरल होता है, उसमें नमी होती है, पानी का थोड़ा ये होता है। तो वैसे एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ देते हैं तवा को या फिर पैन को जो कि आयरन का बना हुआ है, तो उसमें क्या पकड़ लेता है, जंग पकड़ लेता है। आई होप आप लोग को पता होगा ये चीज़। तो ये भी क्या है, ये भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। उसके ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स क्या होता है, फर्मेंटेड जो होता है, ये भी क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। फर्मेंटेड क्या होता है, फर्मेंटेड का मतलब होता है कि जब जो है शुगर्स, जब जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल्स में या फिर एसिड्स में। तो बाय द प्रोसेस, किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट और बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल्स में विद द हेल्प ऑफ ईस्ट क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग एनारोबिक कंडीशन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, आप लोग अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। तो फर्मेंटेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है शुगर को एसिड्स में या फिर गैसेस में या फिर अल्कोहल्स में। और ये जो कन्वर्जन होता है ये किस में होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा उसको बोलते हैं एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। तो एनारोबिक कंडीशन में जब कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है, अल्कोहल्स में चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं बाय द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ठीक है। अगर हम ग्रेप्स की फर्मेंटेशन की बात करें तो ग्रेप्स में क्या होता है, जो ग्रेप्स में शुगर प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथेनॉल में, ठीक है। अल्कोहल ये क्या है, एक अल्कोहल ही है, इथेनॉल इज अल्कोहल। तो किसकी हेल्प से, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, ईस्ट की हेल्प से, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन हुआ, ये फर्मेंटेड हुआ। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। फूड का बनना, खाना का बनना, ये भी क्या है,
केमिकल रिएक्शन है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, इट इज़ ऑल्सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसमें भी बाउंड का ब्रेक होता है, बाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो केमिकल रिएक्शन ये भी टाइप है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो बोला गया कि इन ऑल द एबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिफाई ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव सम व्हाट चेंजेस, ठीक है। जो इनिशियल सब्सटेंस है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस इन क्लास केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर आवर प्रीवियस क्लासेस, मतलब आपने क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, तो हम लोग वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़, तो हम लोग बोल सकते हैं कहाँ कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। यू मे परहैप्स बी वॉन्डिंग टू व्हाट एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है, वो एक्टिविटी को भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं, आगे चलते हैं कि आगे और क्या दिया हुआ है, ठीक है। यू मस्ट, ये तो बाद में पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है, ठीक है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस क्या होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो चेंज इन स्टेट ये भी पढ़ लिया, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, सब कुछ पढ़ लिया इसमें, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग। जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी में, ठीक है, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये बताया गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद केमिकल रिएक्शन इक्वेशन समझाया गया, केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये आप लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन को लिखते कैसे ये भी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, केमिकल को बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने कि कैसे बैलेंस करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप पढ़ लिया इसको, ठीक है। ये सारा प्रोसेस, ये सारा स्टेप हम लोगों का क्या है, डन है, ये सारा क्या है, डन है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे दिया गया है, वो क्या दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे बोला गया है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स, बोला गया कि जो केमिक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या जो जब हम सिंबल लिख रहे होते हैं तो उसका फिजिकल स्टेट भी दिखाते हैं, जैसे क्या, तो यहाँ पे H2 है, ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं, H2 है प्लस O2 है और ये क्या बना दिया, H2O विच इज़ वाटर। अब इसके ब्रैकेट में हम लोग एक रिप्रेजेंट करेंगे L से, तो L क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। ये क्या बता रहा है कि जो ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या लिक्विड फॉर्म में है और इसको वाटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं गैस, तो ऑक्सीजन क्या है, गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन क्या है, ये भी गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो हमने दिखाया H2 के ब्रैकेट में G, इसी को बोलते हैं फिजिकल स्टेट को शो करना। जब हम राइटिंग सिंबल राइट कर रहे होते हैं तो उसमें फिजिकल स्टेट भी शो कर देते हैं। तो आपको समझना है कि जिसके ब्रैकेट में G हो तो मतलब वो गैशियस स्टेट में, जिसके ब्रैकेट में S हो मतलब वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है, मतलब वो क्या है, सॉलिड स्टेट में। अब एक और आता है क्या, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और दूसरा आता है एक किसी के ब्रैकेट में AQ लिखा होता है। ये AQ क्या है, एक्वस स्टेट होता है। एक्वस स्टेट कहने का मतलब कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक्वस सब्सटेंस को बोलते हैं, एक को रिप्रेजेंट करते हैं AQ, जो भी सब्सटेंस है वो सॉल्यूबल होगा वाटर में इजीली, ठीक है। तो ये हो गया एक्वस। तो जो फिजिकल स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है सॉलिड से, लिक्विड से हो सकता है, ठीक है, गैशियस से होता है, और एक और क्या होता है, एक्वस से होता है। ये 4 चीज़ से होता है। आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो जब भी आप ब्रैकेट में जो दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो आयरन है ये सॉलिड फॉर्म में, ये जो वाटर है ये क्या है, गैशियस फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे करके जो है उसके ब्रैकेट में दिया होगा। नेक्स्ट अब आते हैं हमारा जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभी यही पढ़ रहे थे हम लोग। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या दिया गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ना है, पहले एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया और डायरेक्टली यहाँ पे क्या दे दिया है, एक्टिविटी दे दिया। तो एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। तो एक्टिविटी में दिया गया कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, जिसका फॉर्मूला CaO होता है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड तो बोलते हैं और क्विक लाइम भी बोलते हैं। इन अ बीकर, एक बीकर लो आप, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड ले लो। और कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड के फॉर्म में। अब इसमें क्या करना है, स्लोली वाटर ऐड करना है। अब धीरे धीरे इसमें क्या करो, वाटर ऐड करो, ठीक है। तो सबसे पहले एक बीकर लो, उसमें क्या करना है, आपको कैल्शियम ऑक्साइड डालना है जो कि सॉलिड के फॉर्म में। अब उसमें स्लोली वाटर ऐड करना है। अब उसके बाद बोला गया कि टच करो बीकर को, जैसा कि फिगर में दिया गया है वैसे आप भी टच करो। तो डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आप जो बीकर को टच कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर में कोई चेंजेस लग रहा है, ठीक है, ऐसा ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्टाइम। क्या बोला गया कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है बहुत तेज़ी से, विगरसली का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बनाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि स्लेक्ड लाइम का केमिकल फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है। इस वजह से इसमें क्या होता है, हीट भी रिलीज़ होता है,
ठीक है, हीट भी रिलीज होता है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस सेक्शन में क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड है, दोनों रिएक्ट कर रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट से इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेसिकली डेफिनेशन दे दिया है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, इसका भी आंसर देखा एनसीईआरटी बाद में, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया। केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आ गया यहाँ पे आपको क्या बताया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है लेट्स अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी वो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ दिया गया है कि आपको टेम्परेचर में कुछ चेंजेस लग रहा है क्या, वो एग्जांपल को की डिस्कशन बाद में होगी एनसीईआरटी में। पहले बोला है कि पहले हम लोग समझ लेते हैं और भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो भी रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का देखा, तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था, विच इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन बर्निंग ऑफ कोल अगर आपको बोला जाए तो ये इक्वेशन आपको लिखना है कि कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड, ऑक्सीजन गैस में, और ये CO2 गैस ही बनेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देख के पता चल गया क्योंकि इसमें भी 2 रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 में क्या देगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं किसका, वाटर का। इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे, इसमें भी 2 रिएक्टेंट्स है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, समझ आ गया। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो आप देखें जिसमें 2 रिएक्टेंट हो या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हो, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दें, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया गया इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से, फिर से एक डेफिनेशन एनसीईआरटी दे रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, कंबाइन करेगा तो सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप लोग को एलिमेंट क्या होता है वो पता होगा, जैसे कि हाइड्रोजन ये क्या एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये क्या एलिमेंट है, कंपाउंड क्या होता है ये पता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाता है, जैसे कि H2O है, तो इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जो एलिमेंट है वो मिला, तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट क्या बना देगा, कंपाउंड बना देगा। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जैसे H2 सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है लेकिन वो क्या है, एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे O2 है, ठीक है, Mg2 है, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है। तो आई होप आप लोग को ये सब पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन भी एनसीईआरटी ने दे दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, इतना आपको समझ में आ गया। अब बोला जा रहा है, अब आया ये इन एक्टिविटी 1.4, आपने अभी जो एक्टिविटी 1.4 पढ़ा, वी ऑल्सो ऑब्जर्व द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, जो बड़े अमाउंट में जो हीट निकला था, ठीक है, इवॉल्व हुआ था। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, ये क्या किया, रिएक्शन मिक्सचर को वार्म कर बनाता है। दिस रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसको हम लोग जिसमें हीट निकलता हुआ देखेंगे उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो मतलब जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, इसमें हीट भी रिलीज हो रहा था, ठीक है, इसमें हीट रिलीज हो रहा था। तो ये कॉम्बिनेशन का तो एग्जांपल है ही, साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये बोला गया कि यहाँ पे ये जो हीट निकला है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसी वजह से ये बीकर गर्म भी हो गया क्योंकि इसमें हीट रिलीज हुआ है। और जब भी आसपास हीट रिलीज होगा तो आसपास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वार्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ऐसे पता चल गया, जब मैंने इसको टच किया तो इसको टच करने पे ये वार्म सा फील हुआ, गर्म फील हुआ, तो हमें पता चल गया कि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुआ है, और जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को एक्सोथर्मिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया और साथ में ही एक्सोथर्मिक भी पढ़ लिया है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है। अब एक्सोथर्मिक को, अब नेक्स्ट हमारा आता है डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन आता है, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो इसके बाद क्या आता है, प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक का और भी एग्जांपल दिया गया, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी, और इसमें जो है हीट भी रिलीज होता है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, तो नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल तो मिल रहा है बट इसमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, बट इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन जरूर बोलेंगे क्योंकि इसमें हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब आगे बोला गया, डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या आप जानते हो कि जो रिस्पायरेशन है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन का रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम लोग को सबको पता है कि हम लोग को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से जो हम लोग खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान जो फूड होता है वो टूटता है, ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस, टूट जाता है क्या, सिंपलर सब्सटेंस में।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने राइस खाया, खाने के दौरान पोटैटोज़ खाए, ब्रेड खाया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या कंटेन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाने के बाद जब हम इसको क्या बोलते हैं, च्यूइंग करते हैं, फिर आगे जो एंजाइम वगैरह इस पर पड़ता है, तो ये ब्रोकन डाउन इनटू किसमें, छोटे छोटे सब्सटेंस में, जिस ग्लूकोज हो जाता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज बना देगा। अब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में है, ग्लूकोज के रूप में है। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है। तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ हमारे एयर, ब्रीदिंग एयर के साथ जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी भी रिलीज़ करता है, ठीक है। और क्या करता है? एनर्जी भी रिलीज़ करता है। तो क्या लिखा हुआ है? कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? सेल्स में हो रहा है, हमारे बॉडी के सेल्स में। एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, ये भी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज़ होता है और इसी एनर्जी का यूज़ हम लोग करते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। इस रिएक्शन को रिस्पायरेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब भी रिस्पायरेशन रिएक्शन को बोले कि दिखाओ एक केमिकल इक्वेशन लिखो रिस्पायरेशन का, तो आपको ये दिखाना है और आपको ये समझ आ जाएगा कि एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी। अब रिस्पायरेशन के बारे में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ये बोला गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपने नोट्स में पढ़ लिया था। एक्सोथर्मिक को भी एक बार अपने नोट्स में देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी आपको समझ आ गया होगा कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है। यहाँ पर जो एक्टिविटी 1.4 में है, 1.4 में क्या बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रहा है और हीट रिलीज़ होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताया जा रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक और एक्टिविटी बताया गया है। वैसे सारी एक्टिविटी को मैं एक सेपरेट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी एनसीईआरटी पढ़े तो समझ लेते थोड़ा। यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 में बोला गया है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। पहले बोला गया है कि आप ये जो एक्टिविटी करेंगे तो अपने टीचर्स के सामने ही करें। उसके बाद बोला गया कि आप सुटेबल आई ग्लास भी, जो भी ये काम कर रहा है वो सुटेबल आई ग्लास पहन ले, ठीक है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को आपको क्लीन करना है। अब मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है? आई होप आप लोग को सबको पता होगा। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, एक क्या है, मेटल है, तो वो मेटल का रिबन होता है, ठीक है। तो आपको देख लेते हैं एक बार कि मैग्नीशियम रिबन दिखता कैसा है। मैंने आप लोगों के सर्च करके रखा हुआ था और मैं यहाँ पे आपको लगा भी दूँगी साइड में मैग्नीशियम रिबन दिखता कैसा है। तो मैग्नीशियम रिबन को आपको पहले क्लीन करना है। क्लीन किससे करना है? सैंड पेपर से। सैंड पेपर भी आप देख सकते हैं कैसा दिखता है। और उसके बाद वो जो मैग्नीशियम रिबन है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा आपको लेना है, उसको रब करके उसको क्लीन कर देना है। उसके बाद आपको होल्ड करना है विद अ पेयर ऑफ टोंग। ये जो यहाँ पे शो कर रहा है इसको टोंग बोलते हैं। ये जो यहाँ पे जिस चीज़ से होल्ड किया हुआ मैग्नीशियम रिबन को उसको टोंग बोलते हैं, ठीक है। तो टोंग से बर्न इट यूजिंग स्प्रिट लैम्प। अब इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिट लैम्प बोलते हैं। ये जो है ये स्प्रिट लैम्प है, ठीक है। और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश। अब इसको जलाना है आपको। टोंग से मैग्नीशियम के रिबन को पकड़ना है और इसको स्प्रिट लैम्प से क्या करना है? उस रिबन को बर्न करना है और नीचे एक बाउल रखना है, ठीक है। अब उसमें उसके ऐश को, जब वो जलेगा तो उसका ऐश इसी में कलेक्ट होगा, ठीक है। वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल। बोला गया कि आप इसको दूर ही रखिए जितना भी पॉसिबल हो सके, आई से कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। और उसके बाद बोला कि जब आप ये कर रहे हो तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया? पहले तो ये इक्वेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ ऑक्साइड इन वॉच क्या बोलते हैं, ग्लासेस, इन अ वॉच ग्लासेस, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इसके आगे पढ़ना है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। डैजलिंग वाइट फ्लेम का मतलब क्या होता है कि बहुत ही तेज़ी के साथ, एक वाइट फ्लेम के साथ वो जलता है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से। एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। अब वो जो उसका ऐश है वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। किसमें? वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो पाउडर है ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है। अब ये वाइट जो है मिल्की कलर का होता है, मिल्की कलर का, ठीक है, वाइट मिल्की। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में। और उसके बीच में क्या प्रेजेंट था? एयर प्रेजेंट था। मैग्नीशियम का जब रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन एयर को बोलते हैं, ठीक है। तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसमें क्या हुआ कि ऐश बना। और ये जो रिएक्शन हुआ बहुत ही तेज़ी से हुआ और वाइट डैजलिंग क्या बोलते हैं, विद द डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये हुआ, ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट डे का वीडियो होगा हमारा, उसमें हम लोग फिर से एक्टिविटी 1.1 को समझेंगे और इसके आगे जितना भी रिएक्शन है उसको समझेंगे। तो आई होप आज का जो वीडियो है, जो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा अच्छे से एनसीईआरटी भी समझ में आएगा और नोट्स भी। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। मैं उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से समझाऊंगी। और अगर इस नोट्स में कुछ और भी ऐड करना है तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों तक, सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे।